हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी सेकेंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस अ सर्वे पार्ट वन। इसका आज पार्ट वन हम आज क्लास में करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू वो हम सेकेंड क्लास में करेंगे, ठीक है, अपनी अगली क्लास में करेंगे। सो क्या है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। शिक्षा है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। क्या है, भारत में शिक्षा का बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उन्नत एक परंपरा रही है शिक्षा की, एजुकेशन की, जिसने क्या किया है, यहाँ के स्कॉलर्स के साथ में विदेशों से, दूर दूर के क्षेत्रों से, दूर दूर के देशों से वहाँ के जो पढ़ने वाले हैं, जो छात्र हैं वहाँ, उनको स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया है। दूर दूर से देशों से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आए, जैसे कि उनमें से एक थे फाहियान। फाहियान कौन थे, कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, ठीक है, चाइना से आए थे हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, समझने के लिए। उस पर उन्होंने अपनी वक्तव्य भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, अपने विचार भी प्रस्तुत किए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेड इंडियाज एडवांस लर्निंग सेंटर्स बिटवीन 399 टू 414 CE, 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच के समय काल में इन्होंने इसको डॉक्यूमेंटेड भी किया कि इंडिया का जो लर्निंग सिस्टम था, जो यहाँ के सेंटर्स थे, एजुकेशन सेंटर्स थे, वो कितने ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत से और कोरिया से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्वान या स्कॉलर्स आया करते थे। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ द इंडियन एजुकेशन। जो भारतीय शिक्षा की जो परंपरा है उसमें उद्देश्य क्या है। शिक्षा एक उद्देश्य से आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसका कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में जो शिक्षा थी उसके क्या उद्देश्य हैं। इंडियन एजुकेशन एम्ड एट बोथ द इनर एंड आउटर एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। ज्ञान का महत्व ही यही है कि एक ज्ञान जो आप आंतरिक रूप से, जो आपको अंदर से, यानी आपके मस्तिष्क को, आपके मन को, आपके विचारों को ऊर्जावान कर रहा है, उसको एक दिशा दे रहा है। और एक ज्ञान क्या है, जो आपको बाहर से आपको सिखा रहा है, यानी फिजिकली भी। और उसमें आप कई तरीके की विद्याएं समझ सकते हैं कि उसमें कई अलग अलग स्किल्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इनर और आउटर एस्पेक्ट। इनर वैल्यूज़ क्या हैं? इनर वैल्यूज़ एज यू नो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एथिक्स पे हमने बात की थी। तो इनर वैल्यूज़ ट्रुथ, पेशेंस, रेगुलरिटी, सेल्फ मास्टरी, ह्यूमिलिटी, यानी कि वही सारी जो नैतिक शिक्षाएं होती हैं, सत्य, ठीक है, आत्मसंयम, सरलता, ठीक है ना, सेल्फ मास्टरी यानी विद्वता हासिल करना, स्किलफुल होना, सेल्फ डिनायल यानी कि अपने आप को हटाने की पोजीशन में या किसी भी चीज़ से अपने आप को दूर करने की पोजीशन में आप हों, प्योरिटी, शुद्धता, ठीक है ना, स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, और बाहर की बाह्य स्वच्छता, फिजिकल प्योरिटी, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं, सत्व शुद्धि। और यूनिटी विद लाइफ एंड नेचर, जीवन और प्रकृति के बीच में एक एकता, एक सामंजस्य को बैठाना, एंड रिवरेंस ऑफ ऑल बीइंग्स, और सभी जो है प्राणी हैं उनकी सबकी देखभाल, ठीक है। तो ये हो गया इनर वैल्यूज। रियलाइजेशन ऑफ पुरुषार्थ, चातुष्टय। क्या है चातुष्टय? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पहले टॉपिक में बताया था कि चातुष्टय क्या है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये भी जो है हमारी एजुकेशनल सिस्टम का पार्ट है ना। आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आप उनको आत्मसात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धर्म, राइटियसनेस यानी धार्मिक होना, ड्यूटीज़ आपको पता हो, आपके कर्तव्य पता हो। अर्थ, मटेरियल वेलबींग, आपको अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें चाहिए, सुविधाएं चाहिए। कामा मीन्स इंजॉयमेंट, जो आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं। एंड मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम वर्ल्डली टाइज, जहाँ पे आप जो है सांसारिक चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो ये हमारी इनर वैल्यूज़ में ही आता है, शिक्षा का एक पार्ट है जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। धर्म गाइडेड इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। एज आई टोल्ड यू इन द
प्रीवियस क्लास कि धर्म क्या है। धर्म आपको आपके दायित्वों के बारे में बताता है, आपको आपके कर्तव्यों के बारे में बताता है कि आपके अपने माता पिता के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आपके, या अपने गुरुओं के लिए आपके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। ठीक है। धर्म, द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटियसनेस, जहाँ पे आपको धर्म की, आपको ड्यूटीज आपकी पता हो, आपके कर्तव्य पता हो। अर्थ, द परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, जहाँ पे आपको धन चाहिए, आपको जीवन यापन के लिए अलग अलग सहूलियतें चाहिए। अर्थ, कामा मीन्स डिजायर्स एंड मोक्ष, आपको लाइफ और डेथ की साइकिल से मुक्ति। तो ज्ञान भी आपको कहाँ लेकर के जा रहा है, आप ज्ञान क्यों हासिल करते हैं जीवन में, अपने एक हायर गोल के लिए, आपके लाइफ का जो एक हायर गोल है उसकी तरफ लेकर के जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आउटर गोल्स। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमने पढ़े इनर गोल्स, अब हम देख लेते हैं आउटर गोल क्या है एजुकेशन के। आउटर गोल क्या है, हमको मास्टरी ऑफ डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, डिबेट, लॉ एंड मेडिसिन, यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग विषयों में आपको मास्टरी हासिल करना, आपको ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, उसमें स्किल्ड होना। ठीक, जैसे इतिहास में डिबेट यानी तर्क वितर्क। ठीक है, शास्त्रार्थ भी जिसे हम कह सकते हैं, लॉ यानी कि नियम कानून, और मेडिसिन चिकित्सा। लर्निंग एंड एथिकल वैल्यूज वर इंटरकनेक्टेड। एथिकल वैल्यूज क्या है, जो नीतिपूर्ण जो आचरण है, जो नैतिक शिक्षाएं हैं, ठीक है, या जो नैतिक मूल्य हैं, और सीखना और लर्निंग प्रोसेस, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप ज्ञान अर्जित करेंगे, आप स्किल्स भी अर्जित करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप नैतिक मूल्यों के बारे में समझेंगे और उनको अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, मार्शल ट्रेनिंग। मार्शल ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, आर्चरी, शॉर्ट प्ले लाइक, ठीक, धनुर्विद्या, जहाँ पे उस समय के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी, जैसे कि धनुर्विद्या, धनुष चलाना, ठीक, या शॉर्ट प्ले, युद्ध होते थे ना, युद्ध होते थे, लोग अपना बचाव इस तरीके से करते थे, तो तलवारबाजी, ये सारी मार्शल स्किल्स हो गई, ट्रेनिंग हो गई। योग साधना, योग उनको सिखाया जाता था, मेडिटेशन सिखाया जाता था, उसमें क्या क्या चीज़ें आती थी, प्राणायाम, आसन, ठीक है, नाड़ी शुद्धि, ये सारी योग साधनाएं होती थी जो छात्रों को प्रदान की जाती थी, उनको सिखाई जाती थी। डेवलप फिजिकल एंड सेंसरी कंट्रोल, ये क्या था, हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता था और हमें फिजिकली भी जो है हमको क्या करता था, एक नियंत्रित करता था, एक बैलेंस बनाता था। एग्जामिनेशन इन्वॉल्व लर्न डिबेट्स शास्त्रार्थ टू डिफेंड नॉलेज। एग्जाम कैसे होते थे, आज की तरीके से एग्जाम्स नहीं होते थे कि आपको एक पेपर दे दिया गया, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिख करके दे दिए गए, आपको लिख करके आंसर देना है। नो, क्या होता था कि कोई एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर गुरु जो है क्या करवाते थे, जो शिक्षक होते थे वो छात्रों के दल बनवा करके या उनको इंडिविजुअली एक दूसरे के सामने बैठा करके एक किसी टॉपिक पर बात छेड़ते थे, शुरू करते थे, और उस पर फिर शास्त्रार्थ कराया जाता था, डिबेट करवाई जाती थी। तो इस तरीके का कुछ एग्जामिनेशन सेंटर होता था। एडवांस स्टूडेंट टॉट बिगिनर्स गेनिंग वैल्यूएबल टीचिंग एक्सपीरियंसेस। इसके साथ साथ ये भी होता था कि क्लास के कुछ जो महारथी छात्र थे, जो जो स्किल्ड छात्र थे, ठीक है ना, ब्राइट स्टूडेंट, वो क्या करते थे, वो उन सिखाने का भी काम करते थे, खुद सीखने के साथ साथ जो उनसे निचले दर्जे के जो छात्र हैं, जो उनसे जो जो बिगिनर्स हैं, ठीक है ना, जो नए नए छात्र हैं, उनको वो सिखाने का भी काम करते थे। तो खुद सीखने के साथ साथ वो टीचिंग एक्सपीरियंस को भी गेन करते थे, वो एक शिक्षण का एक्सपीरियंस भी उन्हें प्राप्त होता था। अब हम क्या देख रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडियन ट्रेडिशन। तो भारतीय जो ज्ञान की परंपरा है उसमें टीचिंग यानी कि शिक्षण, जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, और लर्निंग यानी कि सीखना। तो वो एक सिस्टम क्या था, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इन इंडियन ट्रेडिशन ऑल नॉलेज इज कंसीडर्ड यूनिफाइड बट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। क्या था कि ज्ञान जो है, हर तरीके के ज्ञान को एक ही दर्जे में रखा जाता था, समकक्ष रखा जाता था, लेकिन उसको अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से और अलग अलग विषयों के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता था। जैसे आज के समय में भी है, ज्ञान तो ज्ञान है, किसी भी तरीके का ज्ञान अगर आप अर्जित कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आप नॉलेज ले रहे हैं, तो वो सारा एक ही कैटेगरी में आ रहा है, बट एज के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। मैथ का एक सब्जेक्ट है, तो आप मैथ कोई भी पढ़ें, किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का आप नॉलेज ले, लेकिन
वो मैथ के अंडर आएगा। बट फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को आप प्लस माइनस सिखाएंगे, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स को आप फ्रैक्शन भी सिखाएंगे, आप डेसिमल नंबर भी सिखाएंगे। तो मतलब ज़रूरत के हिसाब से और विषयों के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता था, ठीक है, भागों में अलग अलग बांटा जाता था। दीज डिसिप्लिन्स आर स्ट्रक्चर्ड इन अ हायरार्की, और इनको एक पदानुक्रम के अनुसार यानी हायरार्की एक मेंटेन की जाती थी। जैसे मैंने कि अभी बताया, क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, है ना। तो एक हायरार्की है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो चीज़ें सीखनी है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। हाई स्कूल का स्टूडेंट है कि इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट है, तो एक हायरार्की मेंटेन है। सब्जेक्ट में भी हायरार्की मेंटेन है। जैसे कि आप आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या है, हिंदी आपको, नर्सरी का बच्चा हिंदी नहीं पढ़ेगा, वो अल्फ़ाबेट पढ़ेगा, वो नंबर्स पढ़ेगा। हिंदी जो है मे बी फर्स्ट क्लास से, ठीक है, या कई जगहों पर प्रेप क्लास से, केजी की क्लास से आती है। तो वो जैसी ज़रूरत है, जैसा टाइम है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता था, ठीक। अब देखिए, नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शास्त्र एंड काव्य। ज्ञान को क्या हुआ, दो भागों में बांटा गया, एक है शास्त्र, दूसरा है काव्य। शास्त्र क्या हुआ, लर्न डिसिप्लिन्स, ठीक है, और काव्य क्या है, इमेजिनेटिव। जैसे आप सिंपल शब्दों में समझें अगर, तो जैसे एक हुआ साइंस और एक हुआ आर्ट फॉर्म, ठीक है। साइंस क्या है, जिनको आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनके आप प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। और आर्ट फॉर्म क्या है, मेजरली आर्ट फॉर्म वो है जो आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर अपनी कल्पनाशीलता से जिस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक। तो शास्त्र और काव्य। अब शास्त्र को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है, अपौरुषेय एंड पौरुषेय, ठीक है। अपौरुषेय क्या है, इम्पर्सनल नॉलेज, अव्यक्तिगत नॉलेज, यानी कि जिसमें आपकी पर्सनल सोच क्या है, इससे उस ज्ञान पर कोई, उस विषय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मैथ का फॉर्मूला है, कोई फिजिक्स का कोई लॉ है, तो उस लॉ पर आपकी अपनी समझ क्या है, आपका अपना सोचना क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो लॉ जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपौरुषेय, पौरुषेय यानी इम्पर्सनल, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल जो भी आपकी सोच है, वो उस विषय पर, उस सब्जेक्ट को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही, प्रभावित नहीं कर रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें वेदांग आते हैं। वेदांग यानी वेदों के 6 अंग हुए, शिक्षा, ठीक, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा यानी फोनेटिक, जो आप ज्ञान जो है अर्जित कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो शिक्षा हो गई। कल्प यानी सोशल थॉट, सामाजिक विचार, ठीक है। व्याकरण, ग्रामर, ठीक है, आप सबको पता है व्याकरण के बारे में, ग्रामर जहाँ से आप लिखने की विधियाँ सीखते हैं, ठीक है ना। निरुक्त, ठीक है, एटिमोलॉजी। छंद यानी कि मैट्रिक्स, छंदों में जब हम कभी जो है कुछ कुछ आपने जो है कहीं किसी गेय, किसी संस्कृत के आपने कई सारे छंद सुने होंगे, तो वो छंद हो गए। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी, आपको सभी को पता है ज्योतिष क्या होता है, ठीक। तो ये 6 जो हैं ये वेदों के अंग हो गए। इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वेदों के कितने अंग होते हैं, उसमें नंबर दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे ऑप्शंस में 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। इनके नाम भी आप लोगों को याद करने होंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। इसके अलावा एक क्या है, अलंकरण शास्त्र, ठीक है, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। ये भी वेदांगों में ही आता है, पर ये वेदांग के 6 अंगों के साथ में ही शामिल है। यानी कि अलंकरण शास्त्र यानी कि जब आप भाषा को और सुंदर बनाते हैं और उसको सजाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है ना, जब हम कभी कोई बात करते हैं उसमें कुछ कुछ मेटाफर्स यूज करते हैं, तो वो जो है बेसिकली शिक्षा और ग्रामर में ही आ जाता है, व्याकरण में ही आ जाता है। तो ये अलग से वेद का अंग नहीं है, बट इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाषा को सजाने का काम, ठीक है। बट वेदों के अंग कितने हैं, 6 अंग हैं वेदों के, कितने, 6 अंग हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, अब वो तो हो गया अपौरुषेय, अब हम क्या देख रहे हैं, पौरुषेय। पौरुषेय यानी कि पर्सनल नॉलेज, ठीक है, यानी कि व्यक्ति का अपना ज्ञान, अपनी समझ जहाँ पर सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रही है, वो कौन से
डिसिप्लिन में आ गया, पौरुषेय में आ गया, जहाँ पे क्या है, रिफर्स टू डिसिप्लिन वेयर नॉलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल्स। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई आकाश की तरफ देख करके कहे, आसमान की तरफ देख करके कहे कि इसका रंग गहरा नीला है, तो हो सकता है कि जो है कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखे और बोले कि नहीं, गहरा नीला नहीं है, ये तो हल्का नीला है। यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है, उसके पर्सनल विचारों से इस क्या हो रहा है, इस पे इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके का ये पर्सनल, जहाँ पर आपका अपना खुद की आपकी सोच, खुद की आपकी समझ उसको इफेक्ट कर रही है। ठीक, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं? पुराण, पुराण यानी कि एंशियंट स्टोरीज, पुरानी जो कहानियां हैं। अब कोई पौराणिक कहानी है, कोई स्टोरी है, ठीक है, किसी राजा की कहानी है या कोई जातका जैसे टेल्स होती हैं उनकी कोई कहानी है, आप पढ़ेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टोरी अगर जो है 4 स्टूडेंट्स को सुनाई गई तो हर एक स्टूडेंट्स उस स्टोरी से वही सार निकालेगा जो सार टीचर बता रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर कोई उन कहानियों को अपने अनुसार समझ सकता है, अपने हिसाब से उसको क्या कर सकता है, थोड़ा थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है, या क्या, या अपनी समझ के हिसाब से उसको इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें एंशिएंट स्टोरी। इसके अलावा इतिहास, इतिहास तो विषय ही ऐसा है ना, इतिहास तो इतना ज़्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि इतिहास की कोई एक घटना है, उस एक घटना पर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है। कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि सूरज पूरब से ही उगता है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया में हर कोई कहेगा कि हाँ सूरज पूरब से उगता है। लेकिन हिस्ट्री का अगर कोई घटना है तो उस घटना पे सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती हैं कि इस घटना का रीज़न हो सकता है, एक स्टूडेंट को लगे कि इस घटना का पर्टिकुलर ये रीज़न है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को लगे नहीं, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो ये अपने पर्सनल नॉलेज पर बेस्ड है। तीसरा है लॉजिक, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक, ये बहुत इंडिविजुअल चीज़ है, ठीक है, ये इसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है कि ये लॉ है या ये फॉर्मूला है, इसको लगा करके आप लॉजिक निकाल सकते हैं। आप लॉजिक अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों में ढूंढते हैं या लगाते हैं। फिर है मीमांसा यानी इंटरप्रिटेशन, किसी चीज़ को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दया की भावना, ठीक, फॉर एग्जांपल दया की भावना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, ठीक, एक सिंपल सा एक उपदेशात्मक वाक्य है कि जीवों पर दया करनी चाहिए। लेकिन वही अगर उनके घर में चूहे बहुत हो गए तो वो चूहे मारने की दवा रखेंगे, क्यों, तो क्या चूहों पे दया नहीं करनी चाहिए? तो ये एक बड़ा इंडिविजुअल सा सब्जेक्ट है, इसमें कि अपनी व्यक्ति की अपनी समझ इस पे ज़्यादा कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा सोशोलॉजी, समाज को समझना, समाज की जो गतिविधियाँ, नीतियाँ हैं या फिर प्रक्रिया, एक सिस्टम है, उस पर भी सबकी अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है। काव्य वेद, ठीक है, काव्य, लिटरेरी थ्योरी, साहित्य का जितना भी सामग्रियाँ, जितनी भी जो है थ्योरीज हैं वो व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करती हैं। इरोटिसिज्म, कामशास्त्र, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है, कामशास्त्र भी बहुत ही इंडिविजुअल सा सब्जेक्ट है, व्यक्ति की अपनी सोच समझ उस पर प्रभाव डालती है। अनदर इज आर्किटेक्चर, शिल्प शास्त्र, आर्किटेक्चर के बारे में भी किसी की अपनी अपना ज्ञान, अपनी अपनी समझ अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, ठीक है ना। किसी को फॉर एग्जांपल अगर हम वास्तुकला, भवन निर्माण की बात करें, ठीक है, कोई इमारत की बात करें तो हो सकता है किसी को रेड फोर्ट आगरा का ज़्यादा अच्छा लगता हो, किसी को दिल्ली का रेड फोर्ट ज़्यादा समझ में आता हो, तो ये इंडिविजुअल सी चीज़ है। पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र भी इसी तरीके का सब्जेक्ट है कि राजनीति पर भी सबकी समझ अलग अलग होती है। और इसके अलावा वर्ता, ये वर्ता यानी कि समाज के और सारे कई सारे नियम, जैसे व्यापार, वाणिज्य और कृषि, इस पर भी सबकी अपनी अपनी राय महत्वपूर्ण होती है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। उपनिषद क्या है? इंटरमीडिएट नॉलेज। उपवेदा क्या है? इंटरमीडिएट नॉलेज। इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट क्लास, जैसे आप समझ सकते हैं, मध्यवर्ती एक नॉलेज, यानी किसी भी दो सेक्शंस के बीच का जो पार्ट है। तो दो सेक्शंस कौन से हुए? अपौरुषेय और पौरुषेय, इनके बीच में जो सब्जेक्ट रह गए, जो विषय रह गए, वो उपवेद में आ गए। उसमें क्या है? उपवेद लाइज बिटवीन अपौरुषेय एंड पौरुषेय, जैसा कि मैंने बताया आपको। फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक इतिहास वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा एंड आयुर्वेदा। यानी जो अपौरुषीय के जो विषय हैं और पौरुषीय के जो विषय हैं, उनके बीच के जो विषय हैं, उनके बीच में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वहाँ उस नॉलेज को
किसमें डाला गया? उपवेदा में डाला गया, ठीक है। उनके बीच की जो नॉलेज है वो, जैसे कि, और प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक, जैसे कि इतिहास वेदा, साइंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का विषय तो पौरुषेय में आ गया, इतिहास आप पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन इतिहास को पढ़ने की, समझने की साइंटिफिक एक प्रक्रिया क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, जो वो साइंस है इतिहास का समझने का, वो उपवेदा में आ गया, इतिहास वेदा। इसके अलावा द साइंस ऑफ वॉर, युद्ध का विज्ञान क्या कहता है, युद्ध की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसको समझने की जो प्रक्रिया, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, वो किस में आई? वो उपवेदा में आई। जैसे धनुर्वेदा, कि आपको धनुर्विद्या सीखनी है, ठीक है, आपको कोई स्किल सीखनी है। म्यूजिक, म्यूजिक में, म्यूजिक इस तरीके का सब्जेक्ट है कि हाँ, उसके कुछ, जैसे कुछ राग हैं, जैसे संगीत में राग होते हैं, वो राग के जो नियम हैं वो अपौरुषेय में आ गए क्योंकि वो फिक्स्ड हैं, लेकिन उसी संगीत को आप किस पिच पर गाएंगे, किस समझ से गाएंगे, ये पौरुषेय एक सब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये ना तो अपौरुषेय में फिट हो रहा है ना पौरुषेय में फिट हो रहा है, उसके बीच में जाकर के कहीं पर ये बैठ रहा है सब्जेक्ट। तो ये भी गंधर्व वेदा भी क्या हो गया? उपवेदा। इसके अलावा आयुर्वेदा, मेडिसिन, चिकित्सा भी उपवेदा में आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टेजेस ऑफ लर्निंग, क्या अलग अलग लेवल्स हैं, स्टेज हैं लाइफ में, ठीक है ना। स्टेज होते हैं ना, पहले आप जो है, छोटा बच्चा होता है वो प्री स्कूल में जाना शुरू करता है, प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद में वो सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, फिर वो हायर एजुकेशन में जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्टेजेस हैं सीखने के अलग अलग। अकॉर्डिंग टू बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है एक, उपनिषदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, मैंने बताया था आपको। तो बृहदारण्यक एक उपनिषद है। क्या बता रहे हैं? देयर आर 3 स्टेजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी तरीके के ये जो फैक्चुअल है ना, जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो कि बृहदारण्यक उपनिषद में कितनी स्टेजेस बताई गई हैं सीखने की, ठीक है, या फिर जो 3 स्टेजेस सीखने की बताई गई हैं किस उपनिषद में बताई गई हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में 3 स्टेजेस बताई गई। तो फर्स्ट वन इज श्रवणा, श्रवणा यानी कि सुनना, ठीक। तो पहली स्टेज क्या है? जहां पर आप सुन रहे हैं, जैसे कि मैं टीचर हूं आपकी, मैं आप लोगों को बता रही हूं बोल करके, और आप पहली स्टेज में हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, इस पेपर के बारे में, तो आप उसको सुन रहे हैं, तो सुनना, ठीक। लिसनिंग अटेंटिवली टू द टीचर, ध्यानपूर्वक शिक्षक को सुनना। द सेकेंड इज मनना, रिफ्लेक्टिंग ऑन वॉट इज टॉट एंड क्लियरिंग एनी डाउट। दूसरा है मनन करना, यानी कि जो मैंने आपको बोला, अभी क्लास ओवर होगी आपकी, उसके बाद में आप जो कुछ मैंने बोला, या फिर सुनते सुनते भी आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको समझ रहे हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो उसको आपको क्लियर करना। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई मनना। और जो तीसरी है वो क्या है? द थर्ड स्टेज इज निधिध्यासना। निधिध्यासना यानी कि ऑब्जर्विंग केयरफुली, मेमोराइजिंग डीपली एंड मेडिटेटिंग ऑन टीचिंग। ऑब्जर्व करना, आपने सुना, आपने उसको समझा, डाउट हुए उसको क्लियर किया, फिर उसको आपने ऑब्जर्व किया कि अच्छा अब समझ में आया, अच्छा इसका ये मतलब है, तो ऑब्जर्व किया, फिर उसको मेमोराइज किया, उसको गहरी तरीके से उसको याद किया, ठीक है। और क्या किया? मेडिटेट, ध्यान किया, उस शिक्षा को जो आपने सुन करके और मनन करके आपने ग्रहण की, उसको आपने ध्यान लगाया उस पर। तो ये थर्ड स्टेज हो गई। टीचिंग मेथड्स एंड ओरल ट्रेडिशन, क्या हुआ? जो शिक्षा की जो मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग विधियां हैं, और ओरल ट्रेडिशन यानी मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा यानी कि गुरु बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है, कहीं पर भी उसका कोई रिटन आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो ओरल ट्रेडिशन में आता है। यानी जैसे आप कहानियाँ सुनना, क्या है, आप अपने घरों में अपनी दादी नानी इनसे सबसे आप क्या है कहानियाँ सुनते हैं, उन कहानियों से भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं उन कहानियों से। तो ये सीखने की एक मौखिक परंपरा है, जिसमें कहीं पर भी आपको कुछ लिख करके नहीं बताया जा रहा है, या आप कुछ लिख करके उसमें कुछ आप नहीं कर रहे हैं, आप सुन करके, ठीक है, और बोल करके आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही क्या है, टीचिंग रिलाइड हैविली ऑन ओरल मेथड्स एम्फसाइजिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो इतिहास रहा है, उसमें मौखिक परंपरा सीखने की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है। सीखने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा
मौखिक ट्रेडिशंस पर और ओरल ट्रेडिशंस पे रिलाई करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस को, यानी कि आप खुद उसको, आप सुन करके, आपने सुना, उसका मनन किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप खुद जो है उसको एक्सपीरियंस करेंगे, फिर सीखेंगे। ये एक प्रक्रिया थी सीखने की। की एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? नॉलेज वॉज इम्पार्टेड थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन बाय लर्नड टीचर। क्या है? ज्ञान को टीचर के द्वारा क्या किया जाता था? सामने ही दर्शाया जाता था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये एक क्या है, कोणांक की एक इमेज है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक टीचर है, वो अपने शिक्षक को कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी कोई वो ज्ञान है, कोई विषय है, उसके बारे में वो उन्हें बता रहे हैं और फिर इसको उसके सामने ही प्रदर्शित भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन उसका देख करके स्टूडेंट्स सीख पा रहे हैं। तो इस तरीके का एक सिस्टम था। एडवांस स्टूडेंट ऑफन टॉट बिगिनर्स गेनिंग वैल्यूएबल टीचिंग एक्सपीरियंस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो मेधावी छात्र होते थे वो अपने से छोटे छात्रों को, या जो शुरुआती लेवल के जो छात्र थे, उनको पढ़ाने का भी काम करते थे और साथ साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस को भी ग्रहण करते थे, टीचिंग एक्सपीरियंस भी लेते थे, ठीक है। द ओरल ट्रेडिशन इंश्योर्स एक्यूरेसी इन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। ये जो ओरल ट्रेडिशन था, इसकी खासियत थी, ऐसा नहीं था कि एक कहानी किसी ने सुनाई, फिर जब वो कहानी किसी अगले व्यक्ति तक पहुंची तो उसमें बदलाव हो गए। नहीं, वो जो स्किल्स सीखते थे, वो जो नॉलेज लेते थे ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू, मौखिक परंपराओं के जरिए, वो नॉलेज कई पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रूप से, एक ही एक्यूरेसी में, ठीक है, वो ट्रांसमिट होती थी, चलती जाती थी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान उतनी ही एक्यूरेसी से प्रवाहित होता रहता था। द रिवर्ड रोल ऑफ टीचर्स इन इंडियन कल्चर। अब हमारी भारतीय परंपराओं में शिक्षकों का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। आज का दौर थोड़ा सा बदल चुका है, बहुत फास्ट हो गया, आज की जनरेशन भी बहुत फास्ट है, तो सब कुछ जल्दी जल्दी सीखना है, लेकिन इतना सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी इससे पहले का जो समाज था, ठीक है, उस समाज में शिक्षकों का बहुत क्या था, बहुत रिस्पेक्टफुल लोग रहते थे उनके साथ में सोसाइटी में। अगर किसी को पता है कि ये किसी विश्वविद्यालय के गुरुजी हैं, कोई टीचर हैं, तो जो नहीं भी पढ़ने वाले लोग थे, ठीक है, वो भी उनकी क्या करते थे, उनकी बहुत आदर सम्मान से उनका नाम लिया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा आदर सम्मान दिया जाता था, ठीक। तो हमारी भारतीय इतिहास परंपरा में शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। गुरु एज अ गाइडिंग लाइट, गुरु एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था, आपके जीवन में वो प्रकाश देता था जो आपको सही दिशा में लेकर के जाए। तो गुरु इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको सही दिशा दिखा रहा है, सही दिशा की तरफ लेकर के जा रहा है, अज्ञानता से आपको ज्ञान की तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है। टीचर्स और गुरुज आर डीपली रिस्पेक्टेड, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होती थी, उनको बहुत आदर सम्मान दिया जाता था। सर्विंग एज अ गाइड्स हु लीड्स स्टूडेंट फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर। जहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई समझ नहीं है दुनिया की, जीवन की, लेकिन गुरु उनको वो समझ पैदा कर रहा है जिससे उनके जीवन को एक दिशा मिल रही है। उनको ये पता चल रहा है कि हाँ, हम अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो ये गुरु इस भूमिका में बहुत ज़्यादा सम्माननीय होते थे। गुरुकुल क्या होते थे? सेंटर्स ऑफ लर्निंग, शिक्षा के जो केंद्र होते थे। जैसे आज के समय पे आप स्कूल्स कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं, तो उस समय में क्या होते थे? गुरुकुल्स होते थे, जहाँ पे बच्चे जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। द टीचर्स होम, गुरुकुल का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? द टीचर्स होम, शिक्षक का घर। आज के जैसे स्कूल्स नहीं होते थे कि टाइम फिक्स्ड है, 8 से लेकर के 2 बजे तक स्कूल में रहना है, उसके बाद स्कूल से छुट्टी, फिर आप कुछ भी नहीं। तब क्या होता था? पर्टिकुलर एज पीरियड की, 5 साल का या 7 साल का बालक हुआ है, फिर वो 16 वर्ष तक या 15 वर्ष तक वो गुरुकुल में जाकर, यानी गुरु के साथ में उनके घर में जाकर के रहेगा, उनसे सीखेगा, उनसे ज्ञान अर्जित करेगा। तो वॉज अ हब ऑफ एजुकेशन फॉस्टरिंग अ फेमिलियल बॉन्ड बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब अगर कुछ छात्र गुरु के साथ रहेंगे, 24 घंटा व्यतीत करेंगे उनके साथ में, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक और छात्र के बीच में पारिवारिक संबंध बनेंगे।
क्योंकि 24 घंटा जब उनको किसी विषय पर ज्ञान दिया जा रहा है तो गुरु उनको वो ज्ञान भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नैतिक मूल्य उनको सिखा रहे हैं। उसके बाद में उनका पालन पोषण भी गुरुओं की देखरेख में हो रहा है। तो इस तरीके का एक पारिवारिक बॉन्ड बन के तैयार होता था। इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि जो जो छात्र होते थे वो गुरुओं के आसपास, उनके जो केंद्र में, गुरुकुल में किस तरीके से बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरीके से रहते थे, उनके पुत्रों की भांति, जैसे जैसे खुद गुरु के जो है अपने बच्चे होते थे, साथ में रहते थे, ठीक उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते थे वो भी उनके पुत्रों, उनके संबंधियों की भांति उनके घरों में रहते थे। तो इस तरीके का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में बनता था। ठीक है, क्रिएटिंग अ नर्चरिंग एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण तैयार होता था जिसमें उस बालक का, उस छात्र का एक संपूर्ण विकास हो सके, उसको ज्ञान के साथ साथ उसका पालन पोषण भी किया जा सके, उसको दुनियादारी की भी समझ दी जा सके। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, टीचर इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट इन एन आश्रमा। ठीक है, ये भरहुत मध्य प्रदेश की है, 2nd सेंचुरी BCE की, कि इसमें शिक्षक जो है वो कैसे छात्रों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखें वैल्यू इंस्टिल्ड स्टूडेंट प्रैक्टिस, कौन कौन सी प्रैक्टिस करवाई जाती थी जो शिक्षकों, जो छात्रों के अंदर वैल्यू, मूल्यों को भरती थी। तो कौन सी थी? यम, यम मीन्स सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने आप को आत्म संयमित करना, अपने अंदर संयम भरना। तो सेकंड इज नियमा, नियम मीन्स परसेप्ट, नियम यानी कि रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, जो उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो उनके लिए नियम बनाए गए हैं उनको कैसे फॉलो करना। शौच, शौच मीन्स शुद्धि, प्योरिटी ऑफ बॉडी, आपको अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, स्वच्छता का पालन करना है, और बॉडी के साथ साथ आपको माइंड और थॉट्स की भी प्योरिटी चाहिए, यानी कि आपका मन मस्तिष्क भी प्योर होना चाहिए। वो कैसे प्योर होगा? जब आपके अंदर विचारों की शुद्धता होगी। ठीक है, जब आपके अंदर शुद्ध विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे। संतोष यानी धैर्य रखना, संतोष रखना। तप, ऑस्टेरिटी यानी तपस्या करना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी। स्व अध्याय, जो एक अध्याय जो गुरु ने आपको सिखा दिया, आपने उसको समझ लिया, लेकिन आपको उसको खुद से भी सीखना है, समझना, पढ़ना है। जैसे होमवर्क मिलता है ना, आपको रिवीजन करते हैं ना एग्जामिनेशन से पहले, तो वो स्व अध्याय हो गया। ठीक, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आपको उसका निरीक्षण भी करना है। ठीक है, एंड डिवोशन टू द डिवाइन। ठीक है, ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वरी प्रणिधाना यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। ये कुछ चीज़ें थी जो वैल्यूज स्टूडेंट्स में भरी जाती थी, उनको दी जाती थी। अब हम देख लेते हैं एजुकेशन सेंटर्स। ठीक है, कौन कौन से हमारे प्राचीन भारत के कौन कौन से मेजर एजुकेशन सेंटर्स रहे। तो एजुकेशन रूट्स, शिक्षा की जड़ें कहाँ हैं? बिगिन इन विलेजेस एंड टेम्पल्स। तो एकदम स्टार्टिंग फेज में क्या होता था, गांव में किसी कोई जो चौपाल या कोई चबूतरा है, ठीक, या कोई एक जगह है एकांसी, वहाँ पर जो है कोई विद्वान है व्यक्ति, वो उसने कुछ छात्र आ गए उसके पास में, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। या फिर जो मंदिर हुआ करते थे, वहाँ के जो गुरु हुआ करते थे, वो शिक्षक उनके पास जाते थे और सीखना शुरू करते थे। ये स्टार्टिंग फेज होता था। ठीक, इन्वॉल्विंग इनटू फॉर्मल लर्निंग स्पेसेस लाइक गुरुकुल। तो मंदिरों, गांवों से शुरू होकर के ये जो लर्निंग स्पेसेस थे, जो शिक्षा के केंद्र थे, ये क्या हुए? इवॉल्व हो गए, इनका विस्तार हुआ, और वो क्या हो गया? गुरुकुल की फॉर्म में आ गए, जहाँ पे शिक्षा का ही काम मेजरली होता था। ठीक है, मंदिरों गांव में तो रह भी रहे हैं लोग, और मंदिरों में तो लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करके पूरी तरीके से जो शिक्षा आधारित केंद्र थे, जैसे कि गुरुकुल, वो इवॉल्व हुए। फिर एस्पायरिंग स्कॉलर्स लेटर एडवांस टू विहारास एंड यूनिवर्सिटीज़। फिर जब इस स्टेज से शुरू करके गुरुकुल की स्टेज तक आ गए, उसके बाद में जो एस्पायरिंग स्कॉलर्स थे, ठीक है ना, जो विद्वान थे, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी थे, जिनके अंदर शिक्षा ज्ञान बांटने की महत्वाकांक्षा थी, तो उन्होंने क्या किया? वो एडवांस स्टेज तक गए और विहार और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई। विहार यानी कि जो बौद्ध मठ हुआ करते थे बौद्ध धर्म के अंदर, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे और वो वहाँ बौद्ध धर्म के नियम सीखते थे, वहाँ के शिक्षाएं सीखते थे, वो मठ विहार के रूप में उनका विस्तार हुआ और यूनिवर्सिटीज़ भी बनी।
द रोल ऑफ परिव्राजक। परिव्राजक क्या था? परिव्राजक जो है मोस्ट अकम्प्लिश्ड स्टूडेंट को क्या बोला जाता था? परिव्राजक। जो सबसे ज्यादा मेधावी छात्र होते थे, मोस्ट स्कॉलर्ड स्टूडेंट, यानी हर क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टॉप 3 की रैंक में, टॉप 5 की रैंक में आते हैं। आज के समय में भी है, उस समय में भी जो छात्र इतने मेधावी हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? परिव्राजक। ठीक, इसके अलावा जो ट्रैवलिंग टीचर्स थे हु प्रमोटेड जनरल वेलफेयर, यानी कि लोक संग्रह थ्रू नॉलेज एंड वैल्यूज। इसके अलावा ट्रैवलिंग टीचर का मतलब क्या हुआ? वो शिक्षक, वो विद्वान जो किसी एक जगह पर रह करके ज्ञान नहीं बांटते थे, जो अलग अलग जगह पर घूम घूम के लोगों को क्या करते थे? ज्ञान दिया करते थे, उनको सिखाया करते थे। वो होते थे, क्या होते थे? परिव्राजक। ठीक है, किस चीज के लिए? लोक कल्याण के लिए, लोगों की कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग सीखने के लिए इतनी दूर दूर नहीं आ सकते, तो वो टीचर्स खुद चले जाते थे उन जगहों पर सिखाने के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये गुरुकुल या एक विहार का एक पिक्चर है कि इस तरीके के हॉल्स हुआ करते थे जहां पर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है टेम्पल्स एज द फर्स्ट स्कूल। मैंने अभी बताया कि शिक्षा शुरुआत कहाँ से हुई? तो मंदिरों से हुई। ठीक है, गांव में मंदिरों से शुरुआत हुई। ठीक है, तो टेम्पल्स एट द फर्स्ट स्कूल, प्रथम स्कूल, पहले जो है संस्थान बने। इनिशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो शिक्षा के केंद्र जो शुरुआती तौर पे जो शिक्षा के केंद्र बने वो थे मंदिर। ठीक है, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, मस्जिदों को भी हम उसमें गिनेंगे, क्योंकि मस्जिदों में भी, जिन्हें मदरसे भी बोलते हैं, आज के समय में भी कहीं कहीं पर वो पाए जाते हैं जहाँ पे छात्र जाते हैं सीखने के लिए। और मंदिरों में भी, जैसे कुछ स्पिरिचुअल या इस तरीके की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऋषिकेश या हरिद्वार में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे छात्र जाते हैं पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। या फिर बौद्ध जो भिक्षु हैं, ठीक है ना, वो बौद्ध मठों में रहते हैं और वहाँ पर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वही क्या थे? वो इनिशियल एजुकेशन सिस्टम सेंटर्स हुआ करते थे। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमको इतिहास में इनका क्या इनके बारे में क्या मिलता है, क्या हम देखते हैं? तो एक तो हमें मिल रहा है सालतोगी इंस्क्रिप्शन मिल रहा है हमको, शिलालेख मिल रहा है। कहाँ का है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का है, इन नॉर्दर्न कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले में मिलता है हमको सालतोगी इंस्क्रिप्शन, सालतोगी शिलालेख। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि फैक्ट बेस्ड है ना, ये फैक्ट है, तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये फैक्ट्स आपको समझने हैं और इन्हें लर्न करना है। ठीक है, तो बीजापुर का, उत्तरी कर्नाटक का बीजापुर जिले का सालतोगी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा हुआ था कृष्ण तृतीय, उसके शासनकाल में इस शिलालेख का निर्माण हुआ। टाइम पीरियड क्या है? 339 से 397 ईस्वी, ये इसका शासनकाल है। कौन है? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय, इनके शासनकाल जिसका टाइम पीरियड ये है, इस दौरान बीजापुर जिले में सालतोगी शिलालेख को बनाया गया। ठीक है, निर्माण किया गया। इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है चोला पीरियड का। ठीक है, चोला पीरियड का जो राजेंद्र चोल वन, राजेंद्र चोला प्रथम राजा हुआ चोल साम्राज्य का, बहुत ही पॉपुलर शक्तिशाली राजा था। उनका शासनकाल क्या है? 1012 से लेकर के 1044 ईस्वी। उसके टाइम पर भी हमें क्या मिलता है? एक हम notes a village's endowment for a center offering free education and boarding for 340 स्टूडेंट, 340 स्टूडेंट्स के रहने के लिए और उनकी मुफ्त शिक्षा के लिए ऑफर किया गया था एक गांव के अंदर। ठीक है ना, शिक्षा का ऑफर किया गया था। इस चीज की जानकारी हमको प्राप्त होती है राजेंद्र चोला प्रथम के शासनकाल के दौरान। ठीक, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब आप देखिए, आपने इसमें क्या देखा कि विलेजेस एंडोवमेंट फॉर अ सेंटर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन एंड बोर्डिंग, मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और छात्र वहां पर रहकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी हॉस्टल का सिस्टम होता था। ये सिस्टम चलता कैसे था? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे समुदाय के
की मदद मिलती थी, यानी कि पूरी पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक गांव है तो वो गांव के सिर्फ मंदिर या कुछ जो है जो गांव का जो प्रधान होगा या जो मुख्य व्यक्ति होगा वही नहीं, पूरे पूरे गांव मिलकर के इस शिक्षा की जो व्यवस्था थी इसमें योगदान करते थे। ठीक, विलेजेस प्रोवाइड डेली प्रोविजंस टू हॉस्टल रेजिडेंट्स वाइल टेम्पल सप्लाइज एसेंशियल आइटम्स लाइक घी, मिल्क एंड कर्ड। तो विलेजेस जो थे, जो गांव थे, वो क्या देते थे, वो छात्रों को शेल्टर्स, आश्रय प्रदान करते थे, रहने का स्थान देते थे। और जो मंदिर थे वो उनको डेली की जो एसेंशियल आइटम्स हुआ करते थे, जैसे खान पान की चीज़ें, दूध, दही, घी, ये सभी उनको मंदिर। तो पूरी तरीके से ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो गया, पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरे पूरे समुदाय इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते थे। गुरुकुलास द सेंटर ऑफ लर्निंग, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। कुछ गुरुकुलास, ठीक है, क्या था, टिपिकली सिचुएटेड इन सेक्लूटेड फॉरेस्ट। जो ये गुरुकुल होते थे, जो गुरुओं के आश्रम होते थे, वो किस तरीके के स्थानों में होते थे, उनकी लोकेशन क्या होती थी, उनका स्ट्रक्चर क्या होता था। वो जो है एक सेक्लूडेड मीन्स एकांत स्थान पे, ऐसा नहीं है कि वो जो है कहीं पे जो पूरी आबादी है, बस्ती रह रही है वहाँ पर, नहीं, छात्रों को सीखने के लिए इस तरीके का एक व्यवस्था बनाई जाती थी कि जो ये गुरुकुल होते थे वो किसी एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर बनाए जाते थे। ठीक है, ज़्यादातर वनों में बनाए जाते थे, ठीक है ना, और नेम्ड आफ्टर गुरु। और ये जो आश्रम थे, इनको उस जो आश्रम के गुरु होते थे उनके गुरुओं के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इमर्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट लिविंग अलॉन्ग साइड देयर टीचर्स। जो शिक्षकों के साथ रहने वाले जो स्टूडेंट थे उनके साथ में एक गहन शिक्षण का एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती थी। ठीक है ना, एक गहन शिक्षा उनको प्राप्त हो सके इस तरीके की एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती थी। कुछ नोटेबल आश्रम्स को हम देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ऋषि कन्वाज आश्रम, ऋषि कण्व का आश्रम। ठीक, ये कहाँ लोकेटेड था, ये नंदनवन में, नंदन जंगल में ये सिचुएटेड था, और मालिनी नदी के करीब, यानी कि वन है जहाँ बीच से एक नदी होकर के गुजर रही, नदी के समीप वो आश्रम बनाया गया था। आज के समय में ये उत्तराखंड में, ये मॉडर्न डे उत्तराखंड में ये मिलता है। ठीक है, इसके अलावा शौनकाद आश्रम, ऋषि शौनक का आश्रम, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, निमिषा के जंगलों से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सेंटर था, सीखने का एक मुख्य केंद्र था उस समय विद्या का। बड़े बड़े दूर दूर से छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। द अदर वन इज अगस्त्याद आश्रम, ऋषि अगस्त्या का आश्रम, सिचुएटेड नियर गोदावरी रिवर, एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट टीचिंग्स। यहाँ पे कई सारी अगस्त्याद आश्रम, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में अलग अलग स्किल्स, अलग अलग वैल्यूज सिखाए जाते थे। बहुत प्रोमिनेंट सेंटर था ये भी। ये कहाँ सिचुएटेड था, ये था गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा भरद्वाज आश्रम, ऋषि भरद्वाज का आश्रम, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, नोन फॉर इट्स स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन। यहाँ से भरद्वाज के आश्रम से बड़े बड़े विद्वान समाज को प्राप्त हुए। ये कहाँ पे था, यमुना नदी के किनारे स्थित था। तो इस तरीके से एक सेक्लूडेड से जगह पर, एकदम एकांत सी जगह पर, ठीक है ना, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है, नेचर है, ठीक है, नदी बह रही है और ग्रीनरी है, इस तरीके का एक सिस्टम था। वहाँ पर छात्र ज्ञान अर्जित करते थे। तो इस तरीके का माहौल था, एक एटमॉस्फेयर था पूरा, जो उन्हें ज्ञान सीखने में उनकी मदद करता था, उनको बढ़ावा देता था। ठीक, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वीमेन, ऐसा नहीं था कि केवल पुरुषों को या लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जो इनिशियल स्टेज है, जो वैदिक युग है, वेदों का जो युग है, उसमें महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अलाउड टू परस्यू एजुकेशन विद नोटेबल फिगर्स लाइक गार्गी, मैत्रेयी एंड लोपामुद्रा। कुछ प्राचीन विदुषियों का नाम हमें मिलते हैं, जिसमें गार्गी, ठीक है, लोपामुद्रा और मैत्रेयी जैसी हम विदुषियों का नाम सुनते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ शास्त्रार्थ किया। तो अपने समय की वो महान विद्वान हुआ करती थी। तो वो भी क्या करती थी, मेंशन्ड इन उपनिषद में हमें इनका मेंशन मिलता है, इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे ये भी शिक्षा प्रदान करने का काम करती थी, खुद शिक्षित होकर के शिक्षा प्रदान करने का काम करती थी। द नेक्स्ट इज विहारास एंड एंशियंट यूनिवर्सिटीज। विहार एज लर्निंग सेंटर, विहार मैंने आपको बताया क्या था, बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध युग के दौरान। विहारास मीन्स मोनेस्ट्रीज, यानी बौद्ध मठ, ठीक है, बिकेम की सेंटर्स फॉर लर्निंग, शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने बौद्ध
बौद्ध काल में, बौद्ध युग में जो मठ हुआ करते थे वो शिक्षा के केंद्र बने। बुद्ध प्रमोटेड विहारास फॉर मेडिटेशन एंड स्कॉलरली परस्यूट अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। गौतम बुद्ध ने अपने मठों में किस चीज़ को बढ़ावा दिया? मेडिटेशन को, ध्यान को, साधना को और स्कॉलरली गतिविधियों को, विद्वतापूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, अलग अलग जगहों के, अलग अलग रीजन्स के जो छात्र थे वो जो सीखना चाहते थे वो इन मठों की तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। प्रोमिनेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ such as Nalanda, Vikramshila and Vallabhi like developed around viharas driven by societal initiatives। क्या था? इसके अलावा प्राचीन जो विश्वविद्यालय हुए जैसे कि वल्लभी, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, ये सभी प्राचीन भारत की बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाहर से दूर दूर से यहाँ पे छात्र आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक है। इनको भी चलाया जाता था। ये विकसित हुए, विहार के आसपास विकसित हुए। विहार यानी गांव से, मंदिरों से शिक्षा शुरू कर करके विहार तक पहुंचे और उसके बाद विहार के आसपास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हो गई। इस तरीके का कुछ एक ग्रेजुअल हम देख रहे हैं एक प्रोसेस, ठीक है ना, शिक्षा का, एजुकेशन सेंटर्स का, इंस्टीट्यूट्स का, ठीक। कुछ नोटेबल एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हम देख लेते हैं। तक्षशिला, ठीक, तक्षशिला सभी ने नाम सुन रखा है। क्या टाइम पीरियड है इसका? 600 BCE टू 500 CE। आज के समय में ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में एक सिचुएटेड है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का। इसके अलावा नालंदा, इसका टाइम पीरियड क्या है? 5th to 12th CE। आज के समय में ये बिहार में सिचुएटेड, अगर आज के समय में हम वो उस रीजन को देखें तो वो बिहार का क्षेत्र है। द नेक्स्ट वन इज विक्रमशिला। इसकी टाइमलाइन क्या है? 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी, ठीक है। ये भी आज के समय का बिहार है। और इसके अलावा वल्लभी, इसका टाइम पीरियड क्या है? 5वीं से 12वीं सदी ईस्वी का, और आज के समय में ये गुजरात में स्थित है। ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं। अगर आपको CUET का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक करना है तो ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक। वेरियस स्कूल्स कवरिंग सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, हैंडीक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉमी। क्या क्या पढ़ाया जाता है इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में? क्या पढ़ाया जा रहा है? स्कल्पचर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, मूर्ति कला और वास्तुकला पढ़ाया जा रहा है, पेंट करना, चित्रकारी उनको सिखाई जा रही है। इसके अलावा क्या, उनको चिकित्सा सिखाई जा रही है, ठीक है ना, मेडिसिन के बारे में, हैंडक्राफ्ट, हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प उनको सिखाया जा रहा है, स्किल्स हैं ये। और एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, ठीक है ना। पाणिनि कौन है? लेजेंडरी ग्रामरेरियन। कौन है? बहुत बड़े व्याकरण शास्त्री। इनकी किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी? अष्टाध्यायी। ये व्याकरण की बुक है, पहली व्याकरण की किताब है। और इसमें जितना भी आप हिंदी या संस्कृत का जितना भी व्याकरण आप देखते हैं वो पाणिनि द्वारा दिया हुआ है। चाणक्य कौन थे? सभी ने नाम सुना है। इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। आज पॉलिटी पर, राजनीति पर लिखी हुई इनकी किताब है, ग्रंथ है, ठीक है। तो एक्सपर्ट थे स्टेट क्राफ्ट में, शासन कला में स्टेट थे। इसके अलावा जीविका, जाने माने चिकित्सक, जीविका। नेक्स्ट क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी, अ ग्लिम्स ऑफ एक्सीलेंस। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? ग्लिम्स ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि उस समय पर ये इतनी एक्सपर्ट, यहाँ के जो विद्वान हुआ करते थे, जो टीचर हुआ करते थे, वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। विजिटेड बाय चाइनीज स्कॉलर्स, यहाँ पे कई सारे चाइनीज यात्री आए, ठीक, विद्वान आए। नोटेबल विजिटिंग कौन कौन से विजिटर कौन से हैं? इत्सिंग, यानी उसको यीजिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा हुआन सांग, इसको हम जुआंग जैंग भी बोलते हैं। ये 17वीं सेंचुरी में आए नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, किस तरीके की बनी हुई थी? फीचर्ड 8 सेपरेट हॉल, 8 अलग अलग हॉल हुआ करते थे उस यूनिवर्सिटी में। 300 अपार्टमेंट्स, 300 अलग अलग अपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। एक मेडिटेशन के लिए हॉल होते थे अलग अलग, और क्लासरूम्स होते थे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, भव्य स्ट्रक्चर बना हुआ था यूनिवर्सिटी का उस जमाने में। सराउंडेड बाय सीरीन लेक्स एंड पार्क्स, चारों तरफ शांत वातावरण, पार्क है, हरियाली है, ठीक है ना, झीलें हैं शांत सी। तो इस तरीके का एक ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लोगों, छात्र जो है बेहतर सीख पाएँ, इस तरीके का एक
आसपास का एनवायरनमेंट है। एजुकेशन एंड स्टूडेंट बॉडी, निकाय कौन कौन से होते थे, अलग अलग कौन कौन से, जैसे आज आप विभाग देखते हैं ना, तो उस तरीके की क्या क्या निकाय होते थे उसके। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में भी, क्या है, शिक्षा क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबको है। तो प्राचीन काल में उस समय में भी क्या था, शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क थी। एनरोलमेंट्स ऑफ ओवर 500 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर, यानी नालंदा जैसी बड़े यूनिवर्सिटीज़ में फ्री शिक्षा मिलती थी, निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। और 5000, लगभग 5000 स्टूडेंट वहाँ पर क्या करते थे, अपना एनरोलमेंट करवाते थे, अपना एडमिशन करवाते थे। और टीचर्स का नंबर क्या था, 1500। आज के समय में शायद आपको कोई यूनिवर्सिटी मिले जो इतनी जो है फुल ऑफ एक्सीलेंस हो, इतनी बेहतर हो, इतनी शांत जगह पर इतना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पे स्टूडेंट्स हों, इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स हों। तो आज के समय में ये कर पाना फिर भी संभव है, क्योंकि एक सिस्टम बन गया है, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बट उस समय जो है सब कुछ, सारा काम जो है व्यक्तियों के माध्यम से होता था। तो इतने बड़े नंबर में स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ रह करके सीखते थे, सिखाते थे, तो बहुत बड़ा सिस्टम था। ठीक। लर्निंग प्रैक्टिसेस क्या था, कंडक्ट 100 लेक्चर्स डेली, प्रतिदिन 100 वक्तव्य दिए जाते थे, 100 लेक्चर्स स्टूडेंट्स को दिए जाते थे। एम्फेसिस ऑन डिबेट्स, डिबेट यानी कि तर्क वितर्क पर, ठीक है, शास्त्रार्थ पर, एंड डिस्कशन एज ए की कंपोनेंट। ज्ञान का या फिर जो है जो वो लेक्चर्स होते थे उनकी मुख्य बिंदु क्या होते थे, शास्त्रार्थ, ठीक है ना, वाद विवाद, तर्क वितर्क और परिचर्चा करना, किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करना, ये मुख्य विषय होते थे। द नेक्स्ट इज नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है, इम्पोजिंग लाइब्रेरी धर्मगंज, एक भव्य पुस्तकालय मिलता है हमको नालंदा विश्वविद्यालय से में था, जिसको क्या बोलते थे, धर्मगंज। कंपोज्ड ऑफ 3 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग। जो नालंदा है, ठीक है ना, ये नालंदा के कुछ जो है आप देख रहे हैं कुछ चित्र, नालंदा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, 3 बिल्डिंग्स होती थी जो मल्टी स्टोरी बहुमंजिला होती थी। उनको क्या बोलते थे, रत्न सागरा, ठीक है, रत्नजका, और तीसरा था रत्नोदधि, ठीक है ना। ये 3 सेंटर्स होते थे, रत्नसागरा, रत्नरंजका और रत्नोदधि। रत्नोदधि उसमें से आप देख सकते हैं 9 स्टोरी हाई, 9 मंजिल की बहुमंजिल इमारत। इतनी बड़ी इमारत उस समय पर एक विश्वविद्यालय में बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना डीप और कितना इवॉल्व और कितना बेहतर हुआ करता होगा, ठीक है ना। तो द होम टू लैक्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट सर्विंग एज वाइटल रिसोर्स फॉर स्कॉलर्स। लाखों की संख्या में वहाँ पे पांडुलिपियाँ मिलती हैं, विद्वानों द्वारा लिखी हुई, विद्वानों द्वारा संकलित की गई लाखों की संख्या में पांडुलिपियाँ वहाँ पर थी, जो क्या करती थी, सर्विंग एज अ वाइटल रिसोर्स ऑफ, जो पढ़ने वाले छात्रों के लिए, विद्वानों के लिए एक रिसोर्स का, एक स्रोत का काम करती थी। किसी सब्जेक्ट पे उन्हें कुछ जानना है तो वहाँ पे उन्हें उसकी पांडुलिपियाँ मिल जाती थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा क्या हुआ, 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, सल्तनत का सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, बख्तियार खिलजी, उसने क्या किया, उसने इस यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी 1193 में। इससे क्या हुआ, द लॉस ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। जितने भी वहाँ पे जो बुक्स थी, जो पांडुलिपियाँ थी, वो सभी आग में जल गई। तो बहुत ही भारी एक नुकसान इसे कहेंगे, ठीक है ना, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए। नोटेबल टीचर्स, यहाँ के जो है देयर फेम एक्सटेंडेड टू रीजन एज फार एज तिब्बत एंड चाइना। वहाँ के जो टीचर्स थे, जो वहाँ के शिक्षक थे, उनकी जो प्रशंसा थी, ठीक है ना, वो कहाँ तक, तिब्बत और चाइना तक फैली हुई थी। आज के जैसे कोई ट्रैवल एजेंसीज नहीं थी, ठीक है ना, ना ही ईमेल होते थे, ना ही लेटर्स होते थे, सिर्फ मुंह के, यानी लोग जो है बोल रहे हैं उनके बारे में, इतनी ज़्यादा जो है उनकी प्रशंसा होती थी कि वो तिब्बत और चाइना तक फैली हुई थी। ठीक, कुछ जो है हम देख लेते हैं विद्वान, जैसे कि नागार्जुना। नागार्जुन क्या थे, बुद्धिज्म की जो महायान शाखा थी, बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं थी, उसमें से जो महायान शाखा थी उसके ये बहुत बड़े क्या थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे नागार्जुना। इसके अलावा क्या है,
स्थिरमती, स्थिरमती कौन थे? ये मध्यमक स्कूल के लिए जो इन्होंने कार्य किए उसकी वजह से इन्हें जाना जाता है स्थिरमती। नेक्स्ट है हमारे शीलभद्र, ये क्या थे? ये भी एक बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। और इसके अलावा कौन है जो हमारे चौथे हैं? वो हैं संतरक शिक्षिता। ठीक है, इन्हें कैसे, इन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है न्यगमा स्कूल, इन्होंने तिब्बत में न्यगमा स्कूल की स्थापना की, इसलिए इनको जाना जाता है संतरक्षिता। ठीक है, संतरक्षिता। तो ये कुछ नोटेबल टीचर्स हो गए। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिटी सपोर्ट एजुकेशन इन इंडिया। हम देख रहे हैं ना, हमने अभी बात की कि किस तरीके से कम्युनिटी इन्वॉल्व होती थी। अगर निःशुल्क शिक्षा है, 5,000 स्टूडेंट रह रहे हैं तो उन्हें फ्री में पढ़ाना, फिर टीचर्स क्या करते होंगे, किस तरीके से अपना जीवन जीते होंगे, तो उन्हें कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता था। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ डोनेशन, जो दान की हमारे यहाँ जो महत्व था दान का, वो हमें देखने को मिलता है शिक्षा में। क्यों? द डोनेशन फॉर एजुकेशन वर रिगार्डेड एज द हाईएस्ट चैरिटी, बहुत ही ज़्यादा उच्च दान माना जाता था, सबसे ज़्यादा उच्च दान माना जाता था जो शिक्षा के लिए दान किया जाता था, तो ज्ञान बांटने के लिए दान किया जाता था। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस इंक्लूडेड फूड, गिफ्ट्स एंड शेल्टर, भोजन सब बहुत ज़रूरी है। जो 5,000 छात्र रह रहे हैं उनके लिए भोजन, उनके लिए उपहार, या टीचर्स के लिए, शिक्षक के लिए भोजन और उपहार, और उनको रहने के लिए जगह, आश्रय, ये उनको दान में या उनको सहूलतें प्रदान की जाती थी। ठीक, वेल्दी पैट्रन्स, जो इनके संरक्षक होते थे वो धनी होते थे। जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी संख्या में कहीं पे टीचर्स और स्टूडेंट्स रह रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए धन चाहिए। तो जो इसके संरक्षक होते थे, जो इनको संरक्षण प्रदान करते थे, वो वेल्दी होते थे। तो वो क्या करते थे? रिच इंडिविजुअल्स बिल्ड हॉस्टल्स एंड एस्टैब्लिश स्कॉलरशिप। जो धनी संरक्षक होते थे वो क्या करते थे? हॉस्टल्स बनाते थे रहने के लिए छात्रों के, और स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी उनको प्रदान की जाती थी। एजुकेशन वॉज फ्री विद नो फीस चार्ज, शिक्षा के लिए कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा, धन नहीं लिया जाता था। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, वेल्दी स्टूडेंट्स ऑफन सेल्फ सपोर्टेड वाइल इंस्टीट्यूशंस एडेड दोज इन नीड। ठीक है, जैसे कि नादिया यूनिवर्सिटी, जो वेल्दी स्टूडेंट्स थे, जो धनी परिवार से आते थे, धनी रिच बैकग्राउंड से आते थे, वो क्या करते थे? सेल्फ सपोर्टेड, वो खुद जो है अपना रहन सहन और भरण पोषण कर लेते थे, साथ में सहायता भी करते थे इंस्टीट्यूट्स की। ठीक है ना, जैसे कि नादिया यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्जाम्पल है। रॉयल सपोर्ट, राजा भी क्या करते थे? ग्रांट करते थे एजुकेशन सेंटर्स को, ज़मीन दान में दे देते थे। ठीक है, गांव दान में दे देते थे, या जो है एक पर्टिकुलर कुछ उन्होंने जो है एक पैसे का या धन का उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि हर महीने इनके कोष में जाएगा, तो इस तरीके से उन्हें रॉयल सपोर्ट भी मिलता था। ये बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजा, सामंत इस तरीके के कार्य किया करते थे। इसके अलावा अग्रहारम्स, अग्रहारम्स मीन्स विलेजेस नोन एज अग्रहारम्स वर डेडिकेटेड टू लर्निंग एंड टीचिंग। वो गांव जो पूरी तरीके से शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को के लिए डेडिकेटेड थे, ठीक है ना, उसी काम में जो लगे रहते थे, उन्हें क्या बोलते थे? अग्रहारम। ठीक है ना, उन गाँव को अग्रहारम बोलते थे जहाँ पे ये काम होता था, जहाँ पे सिर्फ शिक्षा और सीखने सिखाने का काम होता था। द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, लचीलापन। हम देखें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतने प्राचीन समय से चल करके आखिर वो कितना लचीला था। अगर वो स्टिफ होगा, कोई भी सिस्टम अगर वो स्टिफ होगा, अगर वो रिजिड होगा, तो वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा, लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो उसमें एक लोच होना, यानी समय के साथ में ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव होते रहना। ठीक है ना, पद्धति में बदलाव होते रहना, प्रोसेस में, उसकी प्रक्रिया में, उसकी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसमें टाइम पीरियड के हिसाब से बदलाव होते रहना, एक लोच होना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारी भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कितना लचीलापन है। तो कंटिन्यूटी थ्रू प्री कॉलोनियल एज, प्री कॉलोनियल एज यानी कि हम प्राचीन समय से, एंशियंट पीरियड से हम स्टार्ट करके हम 17th सेंचुरी तक लगभग इतने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं सदी से तो फिर कॉलोनियल पीरियड, 18वीं सदी से 18th सेंचुरी से तो कॉलोनियल पीरियड यानी उपनिवेशवाद का एक दौर आ जाता है, जहाँ पे आकर के शिक्षा पद्धति में बदलाव आ जाते हैं। तो उससे पहले का जो समय है प्री कॉलोनियल एज है, ठीक है ना, उपनिवेशवाद से पहले का जो समय है, 18वीं सदी से पहले का समय।
क्या देख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम थ्राइव्ड अंटिल द प्री कॉलोनियल एरा सपोर्टेड बाय लोकल रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए कि सिर्फ लोकल सपोर्ट यानी कि जो स्थानीय सहायता प्रदान की जाती थी, स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती थी, कम्युनिटी के द्वारा, उस सिस्टम से, उस सहायता से ये जो एजुकेशन सिस्टम था, ये जो परंपरा थी, ठीक है ना, सीखने सिखाने की, ये प्री कॉलोनियल एज तक चलती रही। प्राचीन समय से लेकर के उपनिवेशवाद से पहले का जो दौर था वहां तक चलती रही, लोकल सपोर्ट के जरिए, स्थानीय सपोर्ट के जरिए। डॉक्यूमेंटेशन बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, एक ब्रिटिश प्रशासक हुए, उन्होंने इसको क्या किया, इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, इसको उन्होंने लिखा, इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड किए, जिनका नाम था विलियम एडम। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, विलियम एडम। टाइम पीरियड क्या है, 1835 टू 1838। इस टाइम पीरियड में ये जो है यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इन्होंने काम किया, और इन्होंने यहाँ के जो शिक्षा पद्धति थी, परंपरा थी भारत की, उसको इन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हाईलाइटेड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेल्दी सिटीजन्स एंड इवन इलिटरेट पीजेंट्स, यानी कि ये अपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या बता रहे हैं कि यहाँ जो ज्ञान है, जो शिक्षा का जो सिस्टम है, उसमें जो वेल्दी वॉलंटरी है जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत सारी संपन्नता है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को। लेकिन इनके साथ साथ वो किसान भी, ऐसे लोग जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद शिक्षित नहीं हैं, लेकिन शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और इस सिस्टम में वो क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इस चीज़ को विलियम एडम अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं। दूसरा, इंडिजिनस विलेज स्कूल, यानी कि ग्रामीण विलेज स्कूल। इंडिजिनस यानी स्थानीय, स्वदेशी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, स्वदेशी एक गांव ग्रामीण स्कूल बने हुए थे। बंगाल और बिहार में 1 लाख से 1.5 लाख तक क्या थे, विलेज स्कूल थे, ग्रामीण स्कूल। ऐसे स्कूल जो गांव में स्थित हैं, बिहार और बंगाल के गांव में इस तरीके के 1 लाख से 1.5 लाख तक के स्कूल मौजूद थे, जो पूरी तरीके से स्वदेशी होते थे, जो एक अपनी जो उनकी खासियत होती थी, उसको उन्होंने क्या करके रखा था, उसको उन्होंने कंटेंट करके रखा हुआ था, एक बना करके रखा था, उनके पूरे सिस्टम में वो दिखता था। विलेजेस सपोर्टेड स्टूडेंट स्टडिंग अंडर लोकल टीचर्स, पर्टिकुलरली इन कडप्पा। कडप्पा में हमें देखने को मिलता है कि जो विलेजर्स हैं वो क्या है, वो सपोर्ट कर रहे हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स को, वो छात्रों को सहयोग कर रहे हैं सीखने के लिए। और सिखा कौन रहा है उनको, लोकल टीचर। यानी कि एक गांव में अगर कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, तो गांव वाले जो है उस व्यक्ति को सहायता कर रहे हैं कि जो गांव के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो उस ज्ञानी पुरुष से, उस गुरु से सीख सकें। इस तरीके का एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इन कडप्पा। ओके, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, जो उच्च शिक्षा के लिए किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, ठीक, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कोयम्बटूर, ठीक है, बोस्टेड ओवर 700 इंडिजिनस स्कूल। कोयम्बटूर के जिले में कितने, 700, लगभग 700 से ज़्यादा हमें इस तरीके के स्वदेशी स्कूल मिलते हैं, ठीक है ना। हायर, जहाँ पे हायर लर्निंग स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो कोयम्बटूर में। इन साउथ इंडिया 78 to 80% स्टूडेंट्स इन विलेज स्कूल्स केम फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के लगभग 78 से 80% जो छात्र थे वो ग्रामीण स्कूलों में आते थे, और वो इस तरीके के इलाकों से आते थे जहाँ पे उनके पास किसी भी तरीके के कोई संसाधन नहीं है, डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, बिल्कुल भी उन्हें किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं है, किसी भी तरीके के उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन उन जगहों से भी बच्चे आ रहे हैं, कहाँ, विलेज स्कूल्स में आ रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की। अब हम होलिस्टिक अप्रोच देख लेते हैं एजुकेशन की। एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण, ठीक है ना, शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण क्या है। शिक्षा का, जैसे हमने उद्देश्य की बात की थी, उसी तरीके से कि शिक्षा किस चीज़ को कैसे समझ रहा है, या शिक्षा को या फिर शिक्षा जो है किस दिशा में लेकर के जा रही है, उसका एम क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। एजुकेशन एम्फेसाइज्ड इनर एंड आउटर डेवलपमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि क्या हुआ, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका वो क्या कर रहा है, आपको बाहर से,
ठीक है ना। एक तो जो आपको दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको दिख रहा है, ये बाहर से दिख रहा है, लेकिन एक इनर डेवलपमेंट भी है, एक भीतर से मेरी समझ को परिलक्षित करना, मेरी समझ को बढ़ाना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मेरी क्या विचार होने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में भेद करने की समझ, तो ये मुझे कहाँ से मिल रही है, ज्ञान से मिल रही है, ठीक है ना। लाइफ के चैलेंजेस से, आपको जो है जीवन के संघर्षों से कैसे निपटना है, ये शिक्षा का काम है, जो आपको उन चैलेंजेस से लड़ना सिखाएगा, उनसे निपटना सिखाएगा। द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल सेंटर्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियाज कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन। जो भारत में, ठीक है ना, भारत की जो एक परंपरा रही है, भारत की संस्कृति में जो एजुकेशन है, ठीक है ना, जो शिक्षा है, उसको विकेंद्रीकृत किया गया, यानी कि उसको एक सेंटर नहीं बनाया गया, अलग अलग कई सारे सेंटर्स बनाए गए इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से छात्रों को या समाज में एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन एक हो रहा है, यानी कि समाज में लोग जो है उनको ज्ञान मिल रहा है, किस तरीके का, विद्वतापूर्ण, विद्वान हो रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, आध्यात्मिक तौर पर भी उनको सहायता, उनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये क्या है, 1871 की है, यानी कि जब उपनिवेशवाद आ चुका है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी आगरा का ये स्कूल है कि आप देख सकते हैं मदरसा या इस तरीके का कुछ लग रहा है, यानी कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये एंशियंट जो ट्रेडिशन है ये वहीं से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट, जिसका जो आपका ये टॉपिक है, इसका एक पार्ट यहाँ पे पूरा हुआ, इसका सेकंड पार्ट लेकर के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी तैयारियों में जुटे रहिए।